हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के विषय में पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमी में आज का हमारा टॉपिक होगा औद्योगिक नीति। हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी के विषय में पढ़ रहे हैं और आज हम 1973 की औद्योगिक नीति के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, मैंने इसके पिछले वीडियो में औद्योगिक नीति 1969 के विषय में आपको पढ़ाया था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 आई थी, उसमें उद्योगों का किस प्रकार से विकास हुआ, उद्योगों का विकास के और किस प्रकार से उस औद्योगिक नीति के तहत किया गया था। तो आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें से अगर बात करें, जो 1973 में औद्योगिक नीति आती है, तो दोस्तों 1973 की औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से कोर इंडस्ट्री को अपनाया गया था। किसको? कोर इंडस्ट्री को अपनाया गया था। तो जो भी 1973 में औद्योगिक नीति आती है, तो उस नीति का जो मुख्य पर्पज था वो था कोर इंडस्ट्री। तो अब इसमें जो उद्योग थे उनको कोर इंडस्ट्री के रूप में जोड़ दिया गया था। कोर इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इसको हम समझते हैं। तो जब 1973 की जो पॉलिसी आती है, तो उस पॉलिसी के तहत कोर सेक्टर बनाए जाते हैं। और ये कोर सेक्टर क्या होते हैं? ये वे उद्योग होते हैं जो मूलभूत उद्योगों के लिए आवश्यक होते हैं, तो उनको कोर सेक्टर कहते हैं। कोर सेक्टर का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोर सेक्टर में कुल 8 उद्योग आते हैं। तो कोर सेक्टर में कुल 8 उद्योग आते हैं और ये उद्योगों के लिए मूलभूत उद्योग होते हैं। और इन्हीं कोर सेक्टर के उद्योगों से मिलकर के जीडीपी का निर्माण होता है। कि अगर ये कोर सेक्टर में अगर विकास दर, जीडीपी ग्रोथ अगर बढ़ेगी, तो जो देश की विकास दर होगी वो अपने आप बढ़ जाती है। इन्हीं कोर सेक्टरों से मिलकर जीडीपी बनी होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं। आखिर वो 8 कोर सेक्टर कौन कौन से होते हैं? तो इन 8 कोर सेक्टरों पे 8 प्रकार के उद्योग आते हैं। 8 उद्योगों को इन कोर सेक्टर में रखा गया है। अब बात करते हैं जो मतलब पहले नंबर पर रखा गया है वो है कोयला। तो कोयला और कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। तो इन 8 उद्योगों को कोर सेक्टर कहा जाता है। इन उद्योगों को कोर सेक्टर के अधीन रखा गया है। तो ये उद्योग दोस्तों एक मूलभूत उद्योग होते हैं। कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल और रिफाइनरी उत्पाद और उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली, ये मूलभूत उद्योग होते हैं। और इन्हीं कोर सेक्टरों से मिलकर के जीडीपी बनती है। कि कोयला, इनका एक कोटा फिक्स किया गया है कि कोयले का भरांश इतना होगा, कच्चा तेल की हिस्सेदारी जीडीपी में इतनी होगी, क्योंकि प्राकृतिक गैस की इतनी होगी। इस प्रकार से इन सभी कोर सेक्टरों का एक भरांश निश्चित किया गया है। तो कोर सेक्टर में अगर विकास होता है, कोर सेक्टर अगर विकास करते हैं, तो देश की इकोनॉमी मजबूत होती है, देश की जीडीपी में वृद्धि होती है। इसके बाद समझते हैं कि देश में जीडीपी की गणना इसी कोर सेक्टरों से की जाती है। अगर कोर सेक्टरों की ग्रोथ बढ़ेगी तो जीडीपी अपने आप बढ़ जाए। इसके बाद बात करते हैं औद्योगिक नीति 1973 की। अभी हमने समझा कि जो औद्योगिक नीति 1973 की बात करते हैं, तो इसी औद्योगिक नीति में फेरा एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आता है? तो 1973 की औद्योगिक नीति में फेरा एक्ट आता। अब ये फेरा एक्ट क्या था? तो दोस्तों, फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आखिर ये 1973 में फेरा क्यों लाया गया था? तो दोस्तों, आप आसान भाषा में समझिए कि फेरा का मतलब होता है विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम। दोस्तों, फेरा का मतलब ये होता है कि जो भारत के लोग विदेशों में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ से जो उनको आय प्राप्त होती विदेशों से, हमारे भारतीय लोगों को जो आय प्राप्त होती है, तो उस पैसे की निगरानी करता है फेरा। तो फेरा एक्ट ये विदेशों से प्राप्त जो पैसा होता है, तो उसकी निगरानी करने के लिए फेरा एक्ट को बनाया गया था। तो फेरा एक्ट ये जो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो उसको कंट्रोल करता है फेरा एक्ट।
फेरा एक्ट विदेशी पैसे पर निगाह रखता है। जो भी लोग विदेशों से पैसा कमाते हैं वो लोग विदेशों से कितना पैसा कमाते हैं, उनका पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ये पूरी जानकारी फेरा एक्ट रखता है। कि दोस्तों फेरा एक्ट जो लाया गया था वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस क्या हैं कि 1973 के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग के केस बढ़ रहे थे, और इन्हीं मनी लॉन्ड्रिंग के केसों को कम करने के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए फेरा विदेश से आने वाले पैसे को रेगुलेट करता है। जो फेरा एक्ट बनाया गया था विदेशों से आने वाले पैसे को रेगुलेट करता है फेरा एक्ट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि फेरा एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया, मान लो कोई व्यक्ति फेरा एक्ट के तहत पकड़ा गया तो उसको सीधे 7 साल की जेल होती थी और गैर जमानती जेल होती थी। मतलब कि 7 साल के पहले उस व्यक्ति की जमानत नहीं हो सकती है, उसको सीधे तौर पर 7 साल की जेल होती थी। और फेरा एक्ट का मुख्य उद्देश्य विदेश से आने वाले पैसे पर निगाह रखना होता था। तो ये था दोस्तों फेरा एक्ट। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी औद्योगिक नीति 1970 के विषय में। अभी हमने बात किया औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 के विषय में, और हम अब बात करेंगे जो उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति 1970 आई थी उसके विषय में बात करेंगे। तो औद्योगिक नीति 1977, इस औद्योगिक नीति में मुख्य रूप से ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के विकास के विषय में बात किया गया था। तो ये जो औद्योगिक नीति 1977 की आई थी तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये था कि इसमें ग्रामीण उद्योगों का विकास करेंगे, लघु उद्योगों को विकास करेंगे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे। तो इस औद्योगिक नीति का ये मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद बात करते हैं कि इस औद्योगिक नीति में और कौन कौन सा विकास हुआ। तो इसके तहत जिला औद्योगिक केंद्रों DIC की स्थापना होती है, और इस नीति के द्वारा अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और औद्योगिक नीति 1980, इसके बाद 1977 की औद्योगिक नीति के बाद 1980 की औद्योगिक नीति आती है, और इसमें जो बात कही गई थी तो जो भी जब 1980 में जब दोस्तों 1980 में औद्योगिक नीति आती है तो इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य था वो था विदेशी निवेश को बढ़ाना। कि 1980 में जो भी पॉलिसी बनती है उसमें एक बात ये निश्चित कर दी गई थी कि हम इस नीति के तहत विदेशी निवेश को बढ़ावा देंगे, और दूसरी बात ये थी कि MRTP सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया जाएगा। जो MRTP की सीमा 1956 में आई थी तो 1956 में पहले 25 करोड़ था और फिर उसको 1980 में 50 करोड़ कर दिया गया था कि जो भी MRTP की सीमा होगी उसको सीधे 25 करोड़ से 50 करोड़ कर दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बात करें इसी MRTP के विषय में, तो MRTP की सीमा जो इसकी लिमिट थी वो 1969 में 25 करोड़ थी, और इसको 1980 की जब 1980 में पॉलिसी आती है तो उसके तहत MRTP की सीमा सीधे 25 करोड़ से बढ़ा करके इसको 50 करोड़ कर दिया गया था। और जब 1986 में पॉलिसी आती है तो उसके तहत इसकी जो लिमिट थी वो सीधे 100 करोड़ कर दी गई थी। जब 1985 में नई पॉलिसी आती है तो उसके तहत MRTP की जो लिमिट थी वो सीधा 50 करोड़ से बढ़ा करके इसको 100 करोड़ कर दिया गया था। तो ये जो 1980 में जब पॉलिसी आती है तो औद्योगिक नीति 1980 के तहत यह बात मेंशन कर दी जाती है कि हम इसके तहत विदेशी निवेश को बढ़ाया जाएगा, और MRTP की सीमा जो 25 करोड़ है तो उसको बढ़ा करके 50 करोड़ कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं औद्योगिक नीति 1986 की। 1980 में जब औद्योगिक नीति आती है तो उसके बाद 1986 में औद्योगिक नीति आती है। तो इस औद्योगिक नीति में उद्योगों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। तो इस समय दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी जी थे,
और इस औद्योगिक नीति के तहत विदेशी निवेश को सरल बना दिया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि इस पॉलिसी के तहत विदेशी निवेश को सरल बना दिया जाएगा और उद्योगों के लिए लाइसेंस को भी सरल बना दिया गया। लाइसेंस लेना अनिवार्य था, निजी उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लेकिन जो लाइसेंस की प्रक्रिया पहले बहुत कठिन होती थी उसको 1986 की पॉलिसी के तहत उसको एकदम सिंपल बना दिया गया था। और कंपनी मान लो, और कंपनी की जो MRTP एक्ट के तहत जो कंपनी की लिमिट होती थी उसको 50 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 100 करोड़ कर दिया जाता है ताकि बड़ी कंपनी इसके दायरे में आ सके। तो जब औद्योगिक नीति 1986 आती है तो इसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है कि हम विदेशी निवेश को और सिंपल कर देते और सरल कर देते हैं ताकि सब कोई विदेशी से यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट कर सके। और उद्योगों के लिए जो लाइसेंस प्रक्रिया थी उसको एकदम सिंपल बना दिया जाता है और कंपनी की जो MRTP जो लिमिट होती है उसको 50 करोड़ से बढ़ा करके 100 करोड़ कर देते हैं ताकि इसमें बड़ी टर्नओवर वाली कंपनी भी MRTP एक्ट के दायरे में आ सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम इसके अगले वीडियो में नई औद्योगिक नीति 1991 के विषय में बात करेंगे और समझेंगे कि उद्योगों के लिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसका उद्योगों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो आप हमारे चैनल स्टडी 18 इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।